नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की क्लास में हम विद्युत एवं चुंबक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे कि प्रतिरोध है उनका संयोजन हम किस किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक तो आपके श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपके समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे और उसके साथ ही समांतर क्रम संयोजन को डिस्कस करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक साथ पढ़ेंगे। इस कारण व्हाइट बोर्ड को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं दोनों का। ये कोई तीन चालक तार हैं, जिसमें पहले चालक तार का प्रतिरोध R1, दूसरे चालक तार का प्रतिरोध R2 और तीसरे चालक तार का प्रतिरोध R3 है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और फिर इन तारों को वापस किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। इस प्रकार पहले चालक तार का प्रतिरोध R1, दूसरे चालक तार का प्रतिरोध R2 और तीसरे चालक तार का प्रतिरोध R3 होगा। ये जो हमने डायग्राम बने हैं, उन डायग्राम के आधार पर इन दोनों जो प्रतिरोधों के संयोजन है उनको परिभाषित किया जा सकता है। इसको थोड़ा देखना। पहले तार का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और तीसरे तार का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जो प्राप्त होने वाला संयोजन है वो आपकी श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। थोड़ा समझना, मैं बोल रहा हूं कि यदि पहले तार का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से और तीसरे तार का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो, इस प्रकार प्राप्त होने वाला संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। हालांकि परिभाषा कहीं नहीं पूछते हैं, फिर भी ये ध्यान रखना कि इस प्रकार हम जोड़ेंगे। और आपकी समांतर क्रम संयोजन में क्या हो रहा है कि जो तीनों तार के पहले सिरे है, इस तार का पहला सिरा ये रहा, इस तार का पहला सिरा ये रहा, इस तार का पहला सिरा, इन तीनों तारों के पहले सिरे को तो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और तीनों तारों के दूसरे सिरों को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला संयोजन आपके समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यदि किसी परिपथ में जितने भी तार हैं उनके पहले सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उनके दूसरे सिरों को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला संयोजन आपके समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने जब विद्युत धारा टॉपिक पढ़ा, हमने कहा कि विद्युत धारा हमेशा आपके धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। इसमें ये रहा धनावेश और ये रहा ऋणावेश, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? ऐसे। इसमें कैसे होगी? ये रहा धनावेश और वो रहा ऋणावेश, इसमें विद्युत धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी। अब थोड़ा समझना, इसमें विद्युत धारा जा रही है और तीनों तारों में समान जाएगी, क्योंकि आगे जाकर वो
डिवाइड नहीं हो रही, वह विभाजित नहीं हो रही। और इसमें अगर हम देखें तो विद्युत धारा ऐसे जाएगी और यहां जाकर 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। पहले जो चालक तार है जिसका प्रतिरोध R1 है उसके पास कितनी पहुंचेगी I1, दूसरे चालक तार के पास I2, तीसरे चालक तार के पास I3। इस बात को समझना कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें जब विद्युत धारा परिपथ से होकर तारों के पास पहुंचती है तो आगे जाकर 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, I1, I2 और I3। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें धारा I का मान अलग अलग होता है। धारा I का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। और हम सबको पता है कि यदि एक चीज अलग अलग है धारा तो दूसरी चीज क्या रहेगी? समान। दूसरी चीज कौन सी? इन चालक तारों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो धारा अलग अलग है तो विभवांतर भी क्या रहेगा? समान रहेगा। ये बात किसको समझ में आ गई कि समांतर क्रम संयोजन में धारा आगे जाकर 3 भागों में डिवाइड हो रही है, अर्थात धारा का मान अलग अलग है और धारा का मान अलग अलग है तो जो दूसरी चीज होगी विभवांतर उसका मान अपना क्या होगा? समान होगा। ये बात आपको समझना है। अब थोड़ा समझना, अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, इसमें ये धारा ऐसे चल रही है, आगे जाकर ये डिवाइड नहीं हो रही है, विभाजित नहीं हो रही, सीधी सीधी, तो धारा I पूरे परिपथ में क्या रहेगी? समान। धारा I पूरे परिपथ में क्या रहेगी? समान। इस पहले तार में भी I धारा बहेगी, दूसरे में भी I और तीसरे में भी I। उसमें पहले में I1 चल रही थी, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। और एक चीज समान है तो दूसरी चीज क्या होगी? अलग अलग। इसमें धारा समान है तो विभवांतर क्या होगा? अलग अलग। ये किसके समझ में आ गया? जो पहला डिफरेंस था कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I का मान समान परंतु विभवांतर V का मान अलग अलग होता है, परंतु समांतर क्रम संयोजन में धारा I का मान अलग अलग परंतु विभवांतर का मान समान होता है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके 4 ऑप्शन इस प्रकार होंगे कि आप कंफ्यूजन हो जाओगे। अगर आप वहां पर किसी ट्रिक से उसको सेट नहीं करते तो कभी आप याद ही नहीं कर पाओगे। तो जो मैंने ट्रिक बताई कि अगर आपको पूछे कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन धारा और विभवांतर दोनों समान, दूसरा धारा और विभवांतर दोनों अलग अलग, तीसरा धारा का मान समान परंतु विभवांतर का मान अलग अलग, चौथा धारा का मान अलग अलग परंतु विभवांतर का मान समान। तो आपको जैसे ही समांतर क्रम संयोजन दे आपको अपना डायग्राम बनाना है कि इसमें धारा 3 भागों में बट जाएगी, तो धारा अलग अलग और विभवांतर समान। इसको इस तरीके से हमें समझना है। पहला डिफरेंस पता चल गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा डिफरेंस, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र आएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र आएगा वो होगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जो भी आपको प्रतिरोध दे रखा है R1, R2 और R3, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जो तुल्य प्रतिरोध मतलब पूरे परिपथ का प्रतिरोध वो जो प्राप्त होगा उसका फॉर्मूला आएगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा आपके 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका जो समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब विशेष तौर से इसमें ध्यान रखना कि जब भी आप नंबरिकल क्वेश्चन करो तो अगर आपको R1, R2 और R3 की वैल्यू दे रखी है
उसको पुट करते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो अंतिम समय में आपको जो भी वैल्यू है उसको घुमाना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1/r तुल्य की होगी। हमें तो सिर्फ r तुल्य निकालना है, इस कारण घुमाना पड़ेगा। ये गलती हम एग्जाम में करते हैं और खूब सारे क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो ये दोनों चीजें समझ में आई क्या? दोनों के फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी ये फॉर्मूले बनते भी हैं वो हमें यहां पर नहीं देखना है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लास है, इसमें ये चीजें आपको याद करनी है। अब थोड़ा समझना, अगली जो चीज बता रहे हैं उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे बड़ी आसानी हो जाएगी हमें समझने में। एक एग्जाम्पल यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बता रहा हूं मैं कि एक ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का। एक तो 1 ओम, एक 2 ओम और एक 3 ओम, 3 चालक तार है जिनके हमें प्रतिरोध दे रखा। इन चालक तारों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर आपके समांतर क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में आपने जोड़ा, उत्तर क्या आएगा? हम सबको पता है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू 1, R2 का वैल्यू 2, R3 का वैल्यू 3। 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम आ गया। इसी को अगर हम समांतर क्रम संयोजन में निकाले तो 1/R तुल्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R तुल्य बराबर 1/R1 का वैल्यू 1 दे रखा है, R2 का वैल्यू 2 दे रखा है, R3 का वैल्यू 3 दे रखा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। नीचे आपने एलसीएम लिया, 1 2 3 का एलसीएम 6 आया, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 इंटू 1 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 इंटू 1 3, और 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 इंटू 1 2, कितना आया? 11/6। यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है 1/R तुल्य की वैल्यू आ रही है, हमें R तुल्य चाहिए, इसको उल्टा करना पड़ेगा जो मैंने पहले बताई। अब आप यहां पर देखिए कि जब आपने जो भी आपको चालक तार दे रखे, पहले चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम, दूसरे का 2 ओम और तीसरे का 3 ओम, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 6 ओम। और उनको समांतर क्रम में जोड़ा तो कितना आया? 6/11। 6/11 कितना होता है? आपके 0.56 इसके आसपास होगा। तो अब आपको समझना है कि श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़े तो अधिकतम प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है 6, जबकि अगर हम समांतर क्रम में जोड़े तो जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो न्यूनतम कम से कम प्राप्त होगा। न्यूनतम मतलब कम से कम का मतलब क्या है कि जो हमने 3 चीजें ली, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ा उत्तर आया 6 ओम, समांतर क्रम में जोड़ा उत्तर आया 0.56 ओम। जो हमने 3 चीजें ली उसमें से सबसे बड़ा प्रतिरोध 3 ओम और 3 से भी अधिक 6 ओम आया। मतलब जो भी हम प्रतिरोध लेते हैं उससे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक आता हमेशा आंसर, जबकि समांतर क्रम में जो उत्तर आया है 0.5 है वो आपके सबसे कम प्रतिरोध कितना है? 1 ओम, उससे भी छोटा है। इस बात को समझना है कि अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त होता है। हमेशा जो भी हमें कितने भी प्रतिरोध दे उसका जो अधिक वैल्यू है उससे भी हमेशा अधिक उत्तर आएगा। अगर कम आ रहा है तो फिर आपने कहीं पे गड़बड़ की है, आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। और समांतर क्रम संयोजन में जो सबसे कम से कम प्रतिरोध है उससे आंसर हमेशा कम आएगा, मतलब क्या होगा? न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। इस बात को थोड़ा समझ लेना है।
कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। अब इस विशेषता के कारण आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध किसी क्रम में जुड़े, क्रम नहीं देगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा या समांतर क्रम, और आपको पीछे देगा अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको समझ जाना है ये श्रेणी क्रम की बात कर रहा है। और अगर वो पूछे कि न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो तो आपको समझ जाना वो समांतर क्रम की बात कर रहा है। इस बात को थोड़ा समझ जाना। अभी हमने इनकी 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ा। पहली विशेषता कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान परंतु विभवांतर का मान अलग अलग रहता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग और विभवांतर का मान समान रहता है। दोनों के तुल्य फॉर्मूले याद रखने हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि इसका 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें हमेशा जो तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त होता है और आपके समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा न्यूनतम प्राप्त होता है। इस बात को समझना है। अब श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग हम कहां पे करते हैं? एक तो जो हम घड़ी पहनते हैं उसमें जो बटन सेल होते हैं, छोटे छोटे बटन या कॉइन सेल भी आते हैं सिक्के के समान, उनको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आप देखना एक सेल के पास दूसरा सेल ऐसे जुड़ा हुआ था, अगर एक सेल बीच में से निकाल दिया तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो जो आपके सेलों में जो सेल होते हैं या बैटरियों में या आपकी घड़ियों में या कैलकुलेटर में कॉइन सेल आते हैं, देखना कभी सिक्के के समान सेल आएगा। कैलकुलेटर में जो सेल होते हैं, सेलों का क्रम कैसा होता है भाई? श्रेणी क्रम होता है सेलों का क्रम। दूसरा कि जो दिवाली या शादी समारोह में जो लाइटिंग होती है वो लगाई जाती है, वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। ऊपर सजावटी लाइटिंग होती है ना, वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। अगर एक बंद हो गई तो पूरी बंद होने की संभावना रहती है। हालांकि अभी ऐसा नहीं, अभी कुछ सिस्टम बदल दिया, लेकिन पहले जो लाइटें आती है, जो सस्ती लाइट आती है, वो जैसे कम से कम 20 मीटर की या 15 मीटर की, वो हमेशा श्रेणी क्रम में होती है। अगर एक बीच में से खराब हो जाती है तो वो दूसरी सब खराब हो सकती है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन ये तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन है कि समांतर क्रम संयोजन का उपयोग हम जो हमारा घरेलू परिपथ है उसमें करते हैं। सबको पता है कि जो घरेलू परिपथ है उसमें हमेशा समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका कारण हमें जानना, ऐसा क्यों करते हैं। इसका कारण है कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। इस कारण जो भी हम उपकरण लगा रहे, चाहे बल्ब लगा रहे हो, पंखा लगा रहे हो, एसी लगा रहे हो, उस सब में अगर हमने संयोजन समांतर क्रम संयोजन में क्या है तो पीछे से जो वोल्टेज आएगा वो समान वोल्टेज प्रदान करेगा। इस बात को समझना है कि घरेलू उपयोग में हम जो परिपथ लेते हैं उसमें हमेशा संयोजन समांतर क्रम संयोजन में किया जाता है, क्योंकि इस परिपथ में ये सभी उपकरणों को समान वोल्टता प्रदान करता है और साथ में धारा का मान अलग अलग होता है। इस कारण यदि किसी एक उपकरण में गड़बड़ी आ जाए उसके कारण इसका प्रभाव दूसरे उपकरण पर नहीं पड़ेगा। यदि किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो गया, एक उपकरण जल गया, इसका प्रभाव दूसरे उपकरण पर नहीं पड़े। इससे बचने के लिए या इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि जो घरेलू परिपथ है उसमें जो संयोजन है हमेशा समांतर क्रम संयोजन में किया जाता है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। क्या कारण है? एक तो है ये परिपथ के सभी उपकरणों को समान वोल्टता प्रदान करता है। मेन कारण यही है भाई, सभी उपकरणों को समान वोल्टता प्रदान करता है। और दूसरा कोई कारण पूछे कि एक उपकरण में अगर कोई गड़बड़ी आ जाए तो इसका प्रभाव अन्य उपकरण पर नहीं पड़ेगा। तो ये हमने आज की क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, जिसमें इनके मध्य जो मेन डिफरेंस है उनको समझने का प्रयास किया। अब थोड़ा देखते हैं कि जो प्रतिरोधों का संयोजन है इससे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा क्लास को खत्म करते हैं।
तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ जो पूछे गए हैं। टॉपिक के बाद अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारा कंसेप्ट है और मजबूत हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न मान के प्रतिरोधों को विभिन्न मान के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध तार में फर्स्ट ऑप्शन विद्युत धारा का मान विद्युत धारा एवं विभवांतर का मान समान होगा। दूसरा ऑप्शन धारा एवं विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तीसरा ऑप्शन धारा का मान समान परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होगा। और चौथा ऑप्शन धारा का मान अलग अलग परंतु विभवांतर का मान समान होगा। इस बात को समझना है। तो कौन सा ऑप्शन करोगे? चार ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। फर्स्ट, धारा और विभवांतर का मान समान होगा। दूसरा, धारा और विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तीसरा, धारा का मान समान परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होगा। और चौथा, धारा का मान अलग अलग परंतु विभवांतर का मान समान होगा। तो मैंने अभी बोला ऐसे क्वेश्चन हम आप सीधा डायग्राम बना लो। श्रेणीक्रम बोला, श्रेणीक्रम का डायग्राम बना दो। और ये विद्युत धारा है, आगे जाकर तीन भागों में डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब धारा सीधी सीधी जाएगी और धारा का मान क्या होगा? समान होगा। और एक चीज समान तो दूसरी विभवांतर अपना आप क्या होगा? अलग अलग होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है 1 ओम, 2 ओम व 5 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। इसने कौन सा संयोजन वो नहीं बोला, सीधा बोला 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा 8 ओम, सेकंड मिलेगा 17/10 ओम, तीसरा मिलेगा 10/17 ओम और चौथा मिलेगा आपको 17 ओम। ये चार ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं बताया कि हमने प्रतिरोधों का संयोजन किस क्रम में किया। इसने सिर्फ एक शब्द दिया कि न्यूनतम प्रतिरोध कितना है।
और हम सबको पता न्यूनतम प्रतिरोध किस क्रम में होता है भाई, समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R तुल्य R1 का वैल्यू 1 दे रखा है तो 1/1, R2 का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो 1/2 और R3 का वैल्यू 5। तीनों का एलसीएम लिया 10, 1 का भाग 10 में 10 बार, 1 इंटू 10 10, 2 का भाग आपके 10 में 5 बार, 5 इंटू 1 5, और 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 इंटू 1 2। ऊपर कितना आ रहा है 10 5 2 17, 17/10। लेकिन ध्यान रखना 17/10 आंसर नहीं होगा, ये जो वैल्यू आ रही है 1/R तुल्य की वैल्यू आ रही है, हमें तो R तुल्य पूछा तो घुमाना पड़ेगा, घुमाओ। R तुल्य बराबर 10/17 ओम। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगर आपने अंतिम समय में ये जो घुमाने वाला प्रोसेस है ये नहीं किया तो फिर आप सीधा बी ऑप्शन कर दोगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा, उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इनके मध्य क्या क्या अंतर डिफरेंस हो सकता है उनको अच्छी तरह समझा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे है तो जो हमारा अल्फा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितने भी है उन पे शेयर करना ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस चैनल का लाभ प्राप्त हो सके, उनको फायदा हो। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।